हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हमें आज बात करनी है यूनिट नंबर 2 की। जो बच्चे अभी आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि चैप्टर 8 जो थोड़ा लेंथी होने की वजह से इसको हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया था। जो मेटाबॉलिज्म था कार्बोहाइड्रेट का वो हम कवर कर चुके थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स की, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि क्या क्या आज हमें इस वीडियो लेक्चर में कवर करना है। यूनिट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम आज इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की, जिसमें हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है लाइपोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कीटोजेनेसिस, कीटोलाइसिस, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स सच एज कीटोएसिडोसिस, फैटी लीवर, हाइपरकोलेस्टेरोलिया। यानी कि पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले हमारा आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो जो हमारे लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी वेट के 15 से 20% रहते हैं। यानी कि जितना भी ह्यूमन बॉडी वेट होता है उसमें 15 से 20% लिपिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, जो किसका फॉर्म है? ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्म है। मेनली लिपिड्स में के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो हमारा बॉडी लिपिड्स कितना होता है? 85 to 90% होता है। मोस्ट ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं? स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में, जो क्या करते हैं? एनर्जी को रिजर्व करके रखते हैं बॉडी में। ठीक है, उसके बाद ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी ये देते हैं? 9 कैलोरी पर ग्राम ये देते हैं। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली 4 कैलोरी ग्राम प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी में। तो जो इनसॉल्युबल लिपिड्स होते हैं उनको सॉल्युबलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉर्म, जिसमें हम इनको क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इन विच फॉर्म लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि इस फॉर्म में करने के बाद, एसोसिएट करने के बाद इसको हम किसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो फ्री लिपिड्स होते हैं जिसमें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं वो ब्लड में अनडिटेक्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, ये क्या है? मेन डिफरेंट टाइप्स के लिपोप्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस है जो क्या करते हैं? इनकी हेल्प से ही जो हमारा लिपिड्स है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि कभी भी खाली लिपिड्स ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, उसको प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत होती है। लिपिड के ट्रांसपोर्ट को आप इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं और आप इसको पेपर में भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं? लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है। और जितने भी हमारे डाइटरी लिपिड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एज ए स्टोरेज फॉर्म में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जो हमारा कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यूटिलाइज होते हैं वो मसल्स, लीवर, हार्ट ऑर्गन्स में होते हैं, जो क्या करते हैं? एनर्जी को फॉर्म करते हैं एज ए रिजर्व कंडीशन में। ये क्या होते हैं? स्टोर होते रहते हैं और जैसे जैसे नीड होती रहती है वैसे वैसे ब्रेक डाउन होता रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आती है लिपोलाइसिस। नेम से डिफाइन हो रहा है। लिपो का मतलब यहाँ पे क्या है? लिपिड्स, और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन होना। यानी कि जब हम लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं तो हम क्या होता है वो हमें यहाँ पे इसमें देखना है। तो पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, जब हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का ब्रेक डाउन करते हैं यानी कि लिपोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये दो फॉर्म में टूटता है। एक है ग्लिसरॉल और एक है फ्री फैटी एसिड। इसी से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। बाकी एक बार देख लेते हैं। जो हमारा टीजी होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या करता है? स्टोर फैट होता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद कुछ एंजाइम्स हमारे होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? लाइपोलाइसिस कराने में हेल्प करते हैं, यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज कराने में हेल्प करते हैं और रिमूव करते हैं फैटी एसिड को। ठीक है, कार्बन फर्स्ट और थर्ड की फॉर्म में।
ठीक। उसके बाद फिर ये जो दो फैटी एसिड है जो हमारा यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइपेज जो अभी रिएक्शंस इसमें शो हो रही है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि 1 और 3 कार्बन में ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही फैटी एसिड रिमूव होगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दो पर्टिकुलर। ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का डिग्रेडेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल और फ्री एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिपोलाइसिस। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है जब हम उसका लिपोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं तो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है फ्री फैटी एसिड। नेक्स्ट हमारा आता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसको पैल्मेटिक एसिड भी बोलते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बीटा कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करती है 2 कार्बन यूनिट्स का जो मेनली बीटा कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिसमें 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी, यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे टिश्यूज में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। लाइक ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स, एड्रिनल मेडुला कैन नॉट यूटिलाइज फैटी एसिड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा ब्रेन और इरिथ्रोसाइट्स, एड्रिनल मेडुला होते हैं वो हमारे फैटी एसिड को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। इसीलिए जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का वो 3 स्टेज में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिंग इन द साइटोसोल, और सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फर्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिंग इन द साइटोसोल। फर्स्ट इसमें आता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है। स्टेज फर्स्ट में फैटी एसिड से हमारा जो बनता है एसाइल एल्डिहाइलेट बनता है विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज। ठीक है। और सेकेंड में हमारा बनता है एसाइल कोए। तो पहले फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। ठीक है। साथ साथ हम इस रिएक्शन में भी देखते चलेंगे और साथ साथ हम इसमें भी पढ़ते चलेंगे। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो एसाइल कोए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज, यानी कि एसाइल कोए, ये पूरी प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें जो हमारा ये जो फैटी एसिड है ये क्या बना रहा है, लास्ट में एसाइल कोए बना रहा है। बट ये एसाइल कोए बनाने के लिए इसको 2 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें जो हमारा पर्टिकुलर एटीपी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पीपीआई में। अब पीपीआई क्या है हमारा यहाँ पे, पीपीआई हमारा यहाँ पे है पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है। ठीक है। ये क्या करता है, एटीपी से पीपीआई में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसाइल एल्डिहाइलेट। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, in the activation 2 high energy phosphate are utilized। ठीक है। since ATP is converted to pyrophosphate, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PPI में कन्वर्ट हो जाएगा। the enzyme inorganic pyrophosphate hydrolase PPI to phosphate PI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा PPI था ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2PI में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड इसमें आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, इम्परमेबल होती है फैटी एसिड के लिए। ठीक है। तो इसमें होता है कार्टिनिन कैरियर सिस्टम होता है इसमें, जो क्या करता है पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कराता है एक्टिवेटेड फैटी एसिड को सिस्टोल के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या ट्रांसफर कराना है, पर्टिकुलरली फैटी एसिड को ट्रांसफर कराना है इन द फॉर्म ऑफ साइटोसोल्स। तो इसमें कुछ 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा एसाइल ग्रुप होता है एसाइल कोएस ट्रांसफर्ड टू कार्टिनिन, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल एमाइनो ब्यूट्रेट। ठीक है। इसमें क्या होता है पर्टिकुलर ये ट्रांसफर होता है, कौन सा कैटालाइज्ड यूज होता है, कार्टिनिन एसाइल ट्रांसफिरेज फर्स्ट इसमें होता है, जो क्या करता है प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि पर्टिकुलर हमें इसमें जो फैटी एसिड है वो किस में कन्वर्ट कराना है, माइटोकॉन्ड्रिया में कराना है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, पर्टिकुलरली इम्परमेबल होती है फैटी एसिड के लिए। ठीक है। तो हम इसमें जो फैटी एसिड को एंटर कराएंगे वो किसके फॉर्म में कराएंगे,
सिस्टोल के फॉर्म में कराएंगे। अब सिस्टोल के फॉर्म में कराने के लिए इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारा एसाइल CoA है, ठीक है, वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, कार्टिनिन में ट्रांसफर हो जाता है, और किसकी हेल्प से होता है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ये क्या करता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप है जो एसाइल कार्टिनिन है, कार्टिनिन ये ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या कर देता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन को अक्रॉस करता है। अक्रॉस का मतलब होता है इंटरनली जाना स्टार्ट कर देता है विद ए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। थर्ड स्टेप इसमें जो आता है, जो कार्टिनिन एसाइल ट्रांसफेरेज सेकंड है, जो कहाँ पे फाउंड होता है, इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसाइल कार्टिनिन टू एसाइल CoA, यानी कि ये क्या, ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है कार्टिनिन एसाइल ट्रांसफेरेज सेकंड, ये एसाइल कार्टिनिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसाइल CoA में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, द कार्टिनिन रिलीज रिटर्न टू साइटोसोल फॉर रीयूज। उसके बाद जो कार्टिनिन है वो क्या करेगा, सिस्टोल में साइटोसोल में फिर से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आगे भी क्या हो सके, यूज हो सके। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। बीटा ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट थर्ड स्टेप्स इसमें आता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एसाइल CoA एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, पर्टिकुलर एसाइल CoA को डिहाइड्रोजिनेशन कराता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेवो एंजाइम, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है अल्फा एंड बीटा कार्बन्स के बीच में, जिससे ये 2 एंड 3rd कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इनॉयल CoA हाइड्रेटेज एंजाइम, ये क्या करता है, पर्टिकुलर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA को फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन। थर्ड इसमें आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, NADH को जनरेट करता है और उसके बाद ये बीटा कीटो एसाइल CoA को फॉर्म करता है, बनाता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ स्टेप आता है क्लेवेज। ये क्या है, फाइनल रिएक्शन होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, जिसमें जो हमारे 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, एसाइल CoA को एसाइल CoA में एसिटाइल CoA को एसाइल CoA में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बीटा कीटो एसाइल CoA थायोलेज एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कीटोजेनेसिस। जो कीटोजेनेसिस होता है, कीटो यानी कि कीटोन बॉडीज और जेनेसिस यानी कि सिंथेसिस। तो द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज अकर इन द लीवर। जो हमारी बॉडीज में कीटोन बॉडीज सिंथेसिस होती है वो हमारा लीवर में होती है, जिसको हम कीटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं कीटोन बॉडीज को सिंथेसिस करने के लिए, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेट होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज जो होते हैं वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। एसिटाइल CoA फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये आपको पता है। ये क्या है, एसिटाइल CoA किससे फॉर्म्ड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। पाइवरेट और सम एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर कीटोन बॉडीज। जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, पाइवरेट है, एमिनो एसिड, ये एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं कीटोन बॉडीज के लिए, यानी कि जिसमें हमारा कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 3 मेन प्रिकर्सर यूज होते हैं कीटोन बॉडीज को प्रोड्यूस कराने के लिए, जिसमें से एक है एसीटोन, एक है एसीटोएसीटेट और एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। इनके डायग्राम यानी कि इनका आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैंने शो किया है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। कीटोन बॉडीज कैन बी यूज्ड बाय द ब्रेन, यानी कि जो हमारी कीटोन बॉडीज होती है वो ब्रेन यूज करता है, उसके टिश्यू यूज करते हैं। जब हमारा जो ग्लूकोज का पर्टिकुलर सोर्स है वो क्या हो जाता है, या तो लेवल कम हो जाता है या फिर हमारा डिक्रीज मूवमेंट में चला जाता है, तब हम कीटोन बॉडीज को यूज करते हैं। उसके बाद ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कीटोलाइसिस। नेम से डिफाइन हो रहा है, कीटो का मतलब क्या होगा, कीटोन बॉडीज, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि ये एक टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन होता है और कन्वर्ट होते हैं एनर्जी सेल्स में, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें जो कीटोन बॉडीज होती है उनका ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल CoA में, और उसके बाद ये एंटर कर जाती है सिट्रिक एसिड साइकिल में एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एनर्जी जो बनाता है वो एटीपी ही फॉर्म करती है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, मेनली जो हमें
एनर्जी के सोर्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये मेनली तब होता है जब या तो कोई कीटोजेनिक डाइट में कोई लॉस हो या फिर ड्यूरिंग पीरियड फास्टिंग प्रोलोंग, यानी कि जब हमारे पीरियड्स होते हो तो वो फास्टिंग प्रोलोंग काफी लंबे टाइम तक चले तो उसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद मेनली जो हमारा कीटोलाइसिस होता है वो तब भी प्रोवाइड की जाती है, रेट ऑफ कीटोलाइसिस, जब हमारा क्या होता है मेनली कीटोन बॉडीज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है या मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से नहीं हो पाती है सेल्स में। उसके बाद जैसे कि ये बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी हेल्प होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, जिसमें हमारा ग्लूकोज का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें भी हम कीटोन बॉडीज की हेल्प ले सकते हैं, प्रोडक्शन करा सकते हैं, यूटिलाइज करा सकते हैं और एनर्जी को प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आते हैं कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है मेनली, ये तब होता है जब ब्लड में एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो एसिडोसिस कॉज हो जाता है। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस एक डेंजर कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो कोमा में भी जा सकते हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मेनली ये होता क्यों है, जो हमारा कीटोसिस होता है वो मेनली स्टार्वेशन के प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में ना होने की वजह से होता है। सेकंड इसमें आता है हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में बहुत सारे डिजीज और भी हो सकते हैं जैसे डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस कब होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाने के कारण, जिसकी वजह से एसिटाइल कोए बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हो सकता है। सेकेंड है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब हमारी बॉडी में एचडीएल का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। एचडीएल क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, कौन से रिसेप्टर पे, हिपैटोसाइट्स रिसेप्टर पे कम हो जाएगा, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इट इज ए टाइप ऑफ डिजीज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू बाइल। उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जब हमारा प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में और उस कंडीशन से ये क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन आपस में मिक्स्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एक्सप्लेन द टर्म लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन बॉडी। इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आप भी एक प्रॉपर नोट्स अपने बना सकते हैं। इनको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए तो आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 के यूनिट नंबर 3, जिसमें हमें बात करनी है मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.